ये तो हम सबको पता है कि हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि ये नीला समंदर हमारे ग्रह के लिए कितना जरूरी है? आज चलिए इसी की गहराइयों में उतरते हैं। हाँ, 71%। लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है ना? ये तो हमारे ग्रह के जीवन का असली सोर्स है। एक एक तरह का विशाल सर्कुलेटरी सिस्टम जो पूरी धरती को जिंदा रखे हुए हैं। और इसकी गहराइयों में भई आज भी न जाने कितने ही राज छिपे हैं। तो आज हम मिलकर 3 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, ये विशाल महासागर आखिर है कहाँ? दूसरा, इनका पानी कहीं गर्म तो कहीं एकदम बर्फीला क्यों होता है? और सबसे जरूरी सवाल, ये हमारे मौसम को कंट्रोल कैसे करते हैं? यकीन मानिए, ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो इस नीले ग्रह के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा कर देगी। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पानी का विशाल भंडार, ये समंदर पृथ्वी पर कहाँ और कैसे फैला हुआ है। देखिए, आधिकारिक तौर पर हमारे ग्रह पर 5 महासागर माने जाते हैं। ये हैं प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। और मजे की बात यह है कि हर एक का अपना अलग मिजाज है, अपनी एक अलग पहचान है, जिसके बारे में हम एक-एक करके जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े महासागर से, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। अब देखिए, इसके नाम का मतलब भले ही शांत हो, लेकिन इसका आकार और इसकी ताकत, शांत तो इसे कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा तो अकेले इसी ने घेर रखा है। जरा सोच के देखिए, अगर हम दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स को उठाकर एक जगह रख दें तो वो सब के सब इस एक महासागर में आराम से समा जाएंगे। है ना कमाल की बात? प्रशांत के बाद नंबर आता है अटलांटिक महासागर का, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और इसने हमारी इंसानी सभ्यता को बनाने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। इसे दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री हाईवे भी कह सकते हैं। सदियों से ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच व्यापार, सफर और नए विचारों के आने जाने का मेन रास्ता रहा है। इसी ने तो संस्कृतियों को जोड़ा और इतिहास को एक नई दिशा दी है। तीसरा है हिंद महासागर, और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि इसका नाम हमारे देश भारत के नाम पर है। ये सिर्फ नाम से ही नहीं, बल्कि इस पूरे इलाके के जीवन से भी जुड़ा है, क्योंकि यही भारत और दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों की जिंदगी के लिए जरूरी मॉनसून सिस्टम को चलाता है। और आखिर में आते हैं हमारे ग्रह के 2 बर्फीले ताज, यानी ध्रुवीय महासागर। दक्षिणी महासागर, जो अंटार्कटिका को चारों ओर से घेरे हुए है, एक ठंडा और बिल्कुल अलग थलग समंदर। और दूसरी तरफ है आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव पर है। ये सबसे छोटा और सबसे कम गहरा महासागर है, जिसका ज्यादातर हिस्सा साल भर बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी पर जमीन और पानी का बंटवारा बराबर नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में जमीन ज्यादा है, इसीलिए इसे लैंड हेमिस्फीयर या भूमि गोलार्ध भी कहते हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में पानी का राज है, जिसे सही मायनों में वाटर हेमिस्फीयर या जल गोलार्ध कहा जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि महासागर कहाँ है, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है, इनका पानी कहीं इतना गर्म तो कहीं बिल्कुल बर्फीला क्यों होता है? चलिए अब महासागरों के इंजन रूम में उतरते हैं और इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ये सवाल बड़ा दिलचस्प है ना, कि इतना बड़ा पानी का भंडार होने के बावजूद समुद्र का तापमान हर जगह एक जैसा क्यों नहीं होता? असल में इसका जवाब 4 बड़ी ताकतों के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स खेल में छुपा हुआ है। ये 4 फैक्टर हैं। सूरज की किरणें, जो गर्मी का मेन सोर्स है, समुद्री धाराएं, जो इस गर्मी को पूरी दुनिया में किसी कन्वेयर बेल्ट की तरह घुमाती हैं, हवाएं, जो सतह के पानी को मिक्स करती हैं, और हाँ, गहराई, जो तापमान को एकदम से बदल देती है। इसको ऐसे समझते हैं, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, अपनी सारी एनर्जी एक छोटे से एरिया पर फोकस करती हैं, जिससे पानी खूब गर्म हो जाता है। वहीं ध्रुवों पर यानी पोल्स पर यही किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे गर्मी फैल जाती है और पानी ठंडा का ठंडा ही रहता है। फिर आती हैं समुद्री धाराएं। ये महासागरों के अंदर बहने वाली विशाल नदियां हैं। ये एक ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं, जो गर्म पानी को इक्वेटर से पोल्स की तरफ और ठंडे पानी को वापस इक्वेटर की तरफ ले जाती हैं।
आपको एक उदाहरण देता हूँ। गर्म गल्फ स्ट्रीम के बिना पश्चिमी यूरोप आज के मुकाबले कहीं ज्यादा ठंडा होता। तीसरा फैक्टर है हवा, जो एक बहुत जरूरी प्रोसेस को जन्म देती है, जिसे अपवेलिंग कहते हैं। होता ये है कि जब तेज हवाएं सतह के गर्म पानी को हटा देती हैं, तो नीचे से ठंडा और पोषक तत्वों से भरा हुआ पानी ऊपर आ जाता है। ये प्रोसेस समुद्री फूड चेन की रीढ़ है, जो छोटे छोटे प्लैंक्टन से लेकर बड़ी बड़ी व्हेल तक हर जीव को जिंदगी देती है। और आखिर में गहराई का असर। देखिए, सूरज की रोशनी तो सिर्फ पानी की ऊपरी सतह तक ही पहुंच पाती है। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, अंधेला और ठंड बढ़ती जाती हैं। 1000 मीटर से नीचे तो महासागर एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर बन जाता है, जहां का तापमान हमेशा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, भले ही सतह पर मौसम कैसा भी क्यों ना हो। तो अब हम ये जान गए हैं कि महासागर कहाँ हैं और उनका तापमान कैसे कंट्रोल होता है। अब चलिए इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी पर, हमारे मौसम और हमारी जलवायु पर कैसे असर डालता है। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि समुद्र का तापमान ही हमारे मौसम का मास्टर कंट्रोलर है। यही तय करता है कि कहाँ बारिश होगी और कहाँ सूखा पड़ेगा, कहाँ तूफान बनेंगे और यहाँ तक कि ध्रुवों पर बर्फ की चादरें बढ़ेंगी या घटेंगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अल नीनो और ला नीना। ये प्रशांत महासागर के तापमान में होने वाला एक नेचुरल उतार चढ़ाव है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। ये ऑस्ट्रेलिया में सूखे से लेकर भारत में मॉनसून के कमजोर पड़ने तक की वजह बन सकता है। और अब हम आते हैं उस सबसे बड़े राज पर जिसकी बात हमने शुरू में की थी। आज जलवायु परिवर्तन के इस दौर में महासागर हमारे ग्रह के साइलेंट गार्डियन बने हुए हैं। वो चुपचाप लगातार हमारे द्वारा पैदा की गई सारी एक्स्ट्रा गर्मी को अपने अंदर सोख रहे हैं। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। पिछले कुछ दशकों में फॉसिल फ्यूल जलाने से जो भी अतिरिक्त गर्मी पैदा हुई है, उसका 90% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले इन महासागरों ने सोख लिया है। ये एक विशाल स्पंज की तरह काम कर रहे हैं, जो हमें हमारे ही कामों के सबसे बुरे नतीजों से बचा रहे हैं। तो चलिए इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। महासागर सिर्फ पानी का भंडार नहीं है, वो हमारे ग्रह का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। वो उस हवा को कंट्रोल करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, और उस जलवायु को स्थिर रखते हैं जो हमारे वजूद को संभव बनाती है। सच तो ये है कि अगर ये महासागर न होते तो आज हमारी पृथ्वी रहने लायक ही नहीं होती।